हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शमी सलूजा। देखिए, आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं डिप्लोमा इन आईएफआरएस। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस के कंटेंट के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, और आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करना तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी, बेसिक सेशंस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होंगे बीइंग ए वर्किंग प्रोफेशनल, इन सारी बात को हम इस लेक्चर के थ्रू क्या करने जा रहे हैं गाइस, डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आप इस 45 मिनट्स के डेमो लेक्चर को पूरा अच्छे से देखिए, ताकि आपको एक ये भी पता चल सके कि हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस और जो हम आपको वीडियोस देंगे वो आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है आपके डिप्लोमा इन आईएफआरएस को विद इन 3 to 4 मंथ में पास करने के लिए। तो इसमें मैंने कुछ डिप्लोमा इन आईएफआरएस के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसके पूरे कंटेंट को डिस्कस किया है, पास्ट लाइब्रेरी के पेपर को डाउनलोड करके आपको बताया है कि पास्ट लाइब्रेरी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगी उसके क्वेश्चंस को करने के लिए, और आप एक कंटेंट को भी अंडरस्टैंड कर सकें कि किस प्रकार का कंटेंट आप पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं कि सर हमें डिप्लोमा इन आईएफआरएस करना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कंटेंट क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक फंडामेंटल्स आपके लिए क्यों जरूरी हैं। आप इस 45 मिनट के लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करके देख के पेशेंस के साथ अगर आप 45 मिनट्स का पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको एक अवेयरनेस पता चलेगी कि आपको समझ में आ सकता है कि नहीं। क्योंकि देखिए, हम नहीं चाहते कि आपका मनी वेस्ट हो, इसलिए पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिए जाएंगे। लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी है, मेरे वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस भी, आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, पास्ट लाइब्रेरी, सो मेनी थिंग्स वी विल कवर। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप 3 to 4 मंथ की अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो लाइव प्लस ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड तीनों का कॉम्बिनेशन आपको आपके डिप्लोमा इन आईएफआरएस को पास करने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए गाइस, सीधे हम चलते हैं स्क्रीन की ओर, जैसे कि हम डिप्लोमा इन आईएफआरएस एसीसीए के कंटेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, पास्ट लाइब्रेरी को, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और एक डेमो लेक्चर, ताकि क्वालिटी से आपको पता चल सके कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी आई एम गिविंग टू यू। चलिए गाइस, सो गाइस, आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर जो है डिप्लोमा इन आईएफआरएस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, एसीसीए का अगर आपको डिप्लोमा पास करना है गाइस, तो आपको बिल्कुल एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डिप्लोमा इन आईएफआरएस, एक लाइव लेक्चर है। सो गाइस देखिए, अब मैं आपके सामने सबसे पहले तो कंटेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस में क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी और इसके पेपर किस प्रकार के होते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके कि आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सके। तो चलिए गाइस, डिप्लोमा मैंने एसीसीए की वेबसाइट से इनका पूरा ब्लूप्रिंट डाउनलोड किया है। सो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। सो हम कंटेंट की ओर जा रहे हैं। सिलेबस कंटेंट, तो देखिए सिलेबस कंटेंट 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। जो सबसे पहला सेगमेंट है आपका ए सेगमेंट, जिसको मैं बात करूं तो यहाँ पर गाइस आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की किस तरीके से इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फ्रेमिंग होती है, इसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। बेसिकली थ्योरी चैप्टर होगा जिसमें आपको यूएस गैप, आईएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, किस तरीके से आईएफआरएस को इम्प्लीमेंट किया जाता है और कौन इसकी बॉडी है, और आईएफआरएस और आईएस किस तरीके से डिफरेंस है। तो सेगमेंट ए एक वेरी स्मॉल सेगमेंट है। दूसरा अगर आप देखें तो आपको एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जैसे सेल्स आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। फिर दूसरा सेगमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इम्पेयरमेंट एसेट्स, लीजेस। तो ये सारा आपका सिलेबस है। लीज आपको पढ़ना है, इंटेंजिबल एसेट्स एंड गुडविल पढ़ना है, इन्वेंटोरीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। सो देखिए, डिप्लोमा इन आईएफआरएस में वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं, जिससे कि एक जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने जाते हैं तो गाइस सबसे बड़ा इशू आपके सामने यही आता है कि आप आउटडेटेड होते हैं। तो एक आउटडेटेड स्टूडेंट मतलब आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी है वो
एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पड़ेगी। लेकिन आज ग्लोबलाइज में अगर हम देखें तो IFRS जो भी सारी वर्ल्ड है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर रही है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज कर रही है। तो यहाँ आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, प्रोविजन, कंटिजेंसी एंड एसेट, सारी चीज़ें देखिए। टैक्सेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टैक्सेशन की रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है, अगर कोई कंपनी फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉय बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, तो ये सारी चीज़ें सेकेंड पार्ट में कवर हो जाती हैं। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको अर्निंग पर शेयर, देखिए EPS किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से आपको EPS, DPS, डाइल्यूटेड पर शेयर, और प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कई बच्चों को के लिए नया हो सकता है। देखिए बहुत सारे जो BCom स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि स्टडी से आउट ऑफ टच है। देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब वो बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे हैं कि IFRS को यूज करके आप किस तरीके से अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अर्निंग पर शेयर, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, सब्सिक्वेंट इवेंट, फिर आपको कैश फ्लो बनाना, प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो मेनी थिंग्स जो हैं आप यहां पर सीखने वाले हैं। जैसे देखिए प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर कंबाइंड एंटिटीज, कंसोलिडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरीके से एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में कंसोलिडेशन होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब डिप्लोमा इन IFRS की जो एग्जाम है गाइस, वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। तो आपको कंप्यूटर पे एग्जाम होने वाली, तो आपको एक्सेल की ट्रिक भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सो हमारा इंस्टीट्यूट आपको ओवर द पीरियड सारी ट्रिक्स, किस तरीके से आपको फॉर्मूलेस लगाने हैं, किस तरीके से आपको बैलेंस शीट लगानी है, और इवन दो वंस यू हैव डन विद द डिप्लोमा इन IFRS, तो जब आपका पूरा IFRS का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको हम कंपनीज की एनुअल बैलेंस शीट को डाउनलोड करके तीन चीज़ों के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक डोमेस्टिक कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड करेंगे, एक मल्टीनेशनल कंपनीज की बैलेंस शीट डाउनलोड करेंगे, और एक US बेस, क्योंकि वर्ल्ड में तीन प्रकार के स्टैंडर्ड चल रहा है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेकेंड हम देखें IFRS, और उसके बाद US गैप, तो तीनों में किस तरीके से डिफरेंशिएट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाली हैं। तो गाइस अगर आप ACCA का डिप्लोमा इन IFRS करते हैं तो पहली बात आपको ये बात क्लियर होना चाहिए इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू है, और अगर आपको डिप्लोमा इन IFRS करके जॉब मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शंस, आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों का भी क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं डिप्लोमा इन IFRS से रिलेटेड चीज़ों से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ना पास्ट लाइब्रेरी भी ओपन करके दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको एक पता चले कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू। सो हमने ACCA की वेबसाइट से ही उनके पिछले अटेम्प्ट की आपके सामने ये सैंपल पेपर है। सितंबर-दिसंबर 2020 में जो पेपर हुआ था वो किस तरीके का पेपर हुआ था, इसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले आप भी वेबसाइट से, ACCA की वेबसाइट से, पास लाइब्रेरी से जाकर इस डिप्लोमा इन IFRS के पूरे करिकुलम को डाउनलोड कर सकते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसका भी आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सितंबर-दिसंबर 2020। सो सबसे पहले आप देखिए, आपको कुछ शुरू में इंट्रोडक्शन है। सो इंट्रोडक्शन के बाद सीधे हम पेपर पे आते हैं। सो सैंपल क्वेश्चंस आपको दिए, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आप भी सभी उसको देख सकें। सो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले सिनेरियो गिवन है, तो आपको केस स्टडीज गिवन होंगी। जैसे लंडन कंपनी हैज प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2008। द ड्राफ्ट प्रॉफिट हैज बीन एडेड टू रिटेन अर्निंग एंड समराइज ट्रायल बैलेंस। तो आपके सामने ट्रायल बैलेंस गिवन है और उसके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। सो इन एडजस्टमेंट को पढ़कर आपको क्या करना है, आंसर देने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू रिटेन अर्निंग फॉर द लंडन एंड कंपनी। तो अब बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी, जैसे इंडियन स्टूडेंट हो सकता है कि रिटेन अर्निंग और इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस ना समझते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिटेन अर्निंग में किस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं,
और देखिए फिर वो बोल रहे हैं कि एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लाउडॉन कंपनी एज ए 30 सितंबर 2008। सो आपको कंप्यूटर पे ही बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। देखिए एक्सेल शीट आपके सामने एग्जाम में होगी और इस एक्सेल देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें 12 मार्क्स की तो आपको बैलेंस शीट बनानी है और 4 एमसीक्यू हैं। सो आपको एमसीक्यू का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा और आपको फुल फ्लैश क्वेश्चंस भी मिलेंगे। दूसरा सिनेरियो अगर आप देखें तो यहां पे भी आपके सामने एक बैलेंस शीट बनी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सो इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब जैसे देखिए 13 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में क्या डिफरेंसेस हैं, करंट रेशियोज के फॉर्मूले हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, गियरिंग रेशियो। सो मेनी थिंग्स है जो कि इस पूरे ड्यूरेशन में हम लोग कवर करेंगे। आज मैं आपको इस पहले लेक्चर में बहुत सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में अंडरस्टैंड कराऊंगा और हम कौन से स्टडी मटेरियल को प्रेफर करते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। चलिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमा इन आईएफआरएस का देखा जाए तो ये एक फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि हम आज बहुत सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन में इसको सेटअप कर लेता हूँ। चलिए तो हम एक सेकेंड, चलिए गाइस, सो हम लोग फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, डिप्लोमा इन आईएफआरएस। सबसे पहले देखिए आईएफआरएस के अकॉर्डिंग अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर आईएफआरएस किनको बोलते हैं। तो हम यहां बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आईएफआरएस। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल एलिमेंट्स इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस कर लें। फाइनेंशियल एलिमेंट्स, तो देखिए फाइनेंशियल एलिमेंट्स मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे हम बात करें सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल एलिमेंट्स कहलाती हैं। अगर आपको एज पर आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली आपको यह पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग की सबसे पहली स्टेप क्या होती है। अगर आपकी स्टेप बिल्कुल सही है तो मैं फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करूं। अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट करना होता है। अगर आपकी जर्नल एंट्रीज करेक्ट हैं, आपको जनरल एंट्रीज में मास्टरी है गाइस, तभी आप डिप्लोमा इन आईएफआरएस या कोई भी इंटरनेशनल कोर्सेस आपको तभी अच्छे से पास कर पाएंगे जब आपकी जनरल एंट्री। इसीलिए बेसिक क्लासेस, आपको बहुत सारी बेसिक क्लासेस भी क्या है प्रोवाइड की जाएंगी। सेकंड चीज हम यहां पे बात करें, जनरल एंट्रीज के बाद क्या आता है, लेजर पोस्टिंग। आप क्या करते हैं, उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। ठीक है सर, लेजर पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं, लेजर की बैलेंसिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अगर नहीं पता है तो हमारा एक बेसिक सेशन भी होगा जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे। बैलेंसिंग करना है, उसके बाद आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। उसके बाद ये 4 के बाद आपको जंप करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, इसको बोल लें, या हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल लें। यूएस गैप में इसको इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है। और तो इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स योर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट अगर आपको बनानी है तो बैलेंस शीट का एक और नाम है, अभी जो हमने उसमें पढ़ा था, फाइनेंशियल पोजीशन। गाइस सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट
और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है? इनकम स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यूरिंग द ईयर में क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया, और फाइनेंशियल पोजीशन, किसी कंपनी की एसेट्स कितनी हैं, किसी कंपनी की लायबिलिटीज कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में देखने को मिलती हैं। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स, नॉन, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो कि बिफोर आईएफआरएस के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्टली आज आपको अगर पीपी पढ़ाना शुरू कर दूं, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पढ़ाना शुरू कर दूं, इंपेयरमेंट पढ़ाना शुरू कर दूं, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले कम से कम 7 डेज आपको आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्या किया जाएगा, फैमिलियर किया जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाया है। कई लोग इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो और कैश फ्लो में बहुत डिफरेंस होते हैं, दोनों को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सर फंड फ्लो और कैश फ्लो किस तरीके से डिफरेंस है। उसके बाद आपको एक और चीज बनानी पड़ेगी जो आपके लिए बिल्कुल नहीं हो सकती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। सो अब हम यहां पे समझते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ये इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। और पांचवी चीज, आपको डिस्क्लोजर के लिए नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो गाइस आपको पहले डे पे ये पता होना चाहिए कि एज पर आईएफआरएस इन सारी चीजों को कंबाइंड मिलाकर क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारे क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को। तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स आते हैं। वेरियस आईएफआरएस और आईएएस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्क्लोजर आएंगे, उन डिस्क्लोजर को नोट्स टू अकाउंट्स में। सो एक बात ध्यान रखिए, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब आप इसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले। तो अब आज का जो लेक्चर है, हम इनकम स्टेटमेंट से कुछ इनकम स्टेटमेंट की छोटी छोटी माइन्यूट टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बिकॉज इट्स अ फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैं बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे बिलीव करता हूं। सो चलिए, तो हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इनकम स्टेटमेंट से आप 2 चीजें निकालते हैं। इनकम स्टेटमेंट से आपकी क्या निकलती है, नेट इनकम। सो एज पर आईएफआरएस नेट इनकम को, या नेट प्रॉफिट कह लीजिए आप, बात एक ही है। सो नेट प्रॉफिट से आप क्या निकालने वाले हैं, 2 प्रकार की चीजें। तो नेट इनकम को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। पहला, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। सो इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। उसके बाद हम सबसे पहले लेंगे, सॉरी, बी नंबर पे, ए नंबर पे जो आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन। सो देखिए गाइस, मैंने एक्सेल को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप भी अपनी प्रैक्टिस में, मैं जनरली आपको जब भी लाइव क्लासेस हमारी लेते हैं, हम आपको एक्सेल के ऊपर ही प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप एक्सेल पे बैलेंस शीट बनाने को हैबिचुअल हो जाएं। सो इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ठीक है सर, इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू और डिसकंटिन्यू में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू प्लस इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू इज इक्वल टू नेट इनकम होता है। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि सर इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन क्या होता है। तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यूरिंग द ईयर अपने किसी कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस, या हम बात करें सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस, या किसी प्रोडक्ट लाइन को, प्रोडक्ट लाइन, ये 3 चीजें मैंने अभी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखी हैं। तीनों चीजों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सर ये चीज़ें क्या होती हैं। सो यहाँ हमने बात करी कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस, सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस और अ प्रोडक्ट लाइन। अगर मान के चलिए ड्यूरिंग द ईयर, जैसे लेट से आपका फाइनेंशियल ईयर जो है 31
31 दिसंबर 2020 को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। सो 31 दिसंबर 2020 आपका फाइनेंशियल ईयर एंड है, और ड्यूरिंग द ईयर लेट्स से 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2020, सो 31 जुलाई 2020 को आपने एक डिसीजन लिया कि आप आपके किसी एक बिजनेस को क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, या आपने कोई सेगमेंट ऑफ बिजनेस को बंद करने का डिसीजन, अभी आपने एक्चुअल में बंद नहीं किया लेकिन आपने एक डिसीजन ले लिया, या कोई प्रोडक्ट लाइन आपने क्या करा है कि अब मैं इस प्रोडक्ट लाइन में काम नहीं करने वाला हूं, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होंगे, उससे रिलेटेड जो भी इनकम और लॉस आएगी, उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। टेक अ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहला एग्जांपल ये है कि मान के चलिए आपने एक बिजनेस चलाते हैं जिसका नाम है, मान के चलिए हम स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। आपका स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया करके एक बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड हम ले लेते हैं इसको, इंडियन कंपनी है स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन कंपनी का नाम है, और ये 3 प्रकार के बिजनेस करते हैं। स्पोर्ट्स क्लब चलाते हैं तो एक क्रिकेट क्लब चलाते हैं, सेकंड गोल्फ क्लब चलाते हैं, और तीसरा इनका बिजनेस है टेनिस। ये 3 प्रकार के जो बिजनेस है एक ही कंपनी के अंडर, मतलब ये जो कंपनी का नाम है ये स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया है, इसी कंपनी के अंदर आप क्या करते हैं, चलाते हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। तो मान के चलिए 2020 में टोटल ईयर का इनका जो नेट प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख रहा हूँ गाइस अभी, सपोज दैट नेट प्रॉफिट क्रिकेट क्लब का है 50 लाख का, गोल्फ इंडिया में कम चलता है सपोज दैट तो 15 लाख का ले लिया, और टेनिस हमने 30 लाख का ले लिया। सो ये जो हमारे क्लब चलते हैं इन तीनों क्लब से मिला के हमारे क्या है, प्रॉफिट्स हैं। और मैं यहाँ पर इस 31 जुलाई को हमने डिसीजन ले लिया कि 31 जुलाई को, ये 31 जुलाई को आपने डिसीजन लिया कि गोल्फ के बिजनेस को आप अगले साल क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अभी आपने बंद नहीं किया, अभी जस्ट आपने क्या लिया है, एक डिसीजन लिया है कि स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में जो गोल्फ क्लब आपकी एक लाइन ऑफ बिजनेस है, इसको आप क्या करने वाले हैं, आने वाले समय में बंद करने वाले। तो आपने इसको क्या कर दिया है, वंस यू हैव डिसाइडेड हेल्ड फॉर सेल। सो अगर आपने गोल्फ क्लब के बिजनेस को बंद करने का डिसीजन ले लिया, अभी आपने हेल्ड फॉर सेल इसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, अभी आपने बंद नहीं किया है, आप क्या करने वाले हैं, अगले साल इसको बंद करने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, आपका ड्यूरिंग द ईयर का जो टोटल प्रॉफिट है एक ही कंपनी का, तो टोटल प्रॉफिट को हम 2 पार्ट्स में बांटने वाले, एक तो कंटिन्यू। सो कंटिन्यू में कौन सा आ जाएगा, क्रिकेट क्लब का आ जाएगा प्लस टेनिस का आ जाएगा, क्योंकि ये तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इन दोनों का प्रॉफिट 50 + 30 = 80 लाख। लेकिन हमने क्योंकि डिसीजन ले लिया है कि नेक्स्ट ईयर हम इस बिजनेस को बंद कर देंगे, और हमने इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया है। सो गाइस, अगर वंस यू हैव डिसाइडेड दैट कि अगर किसी बिजनेस को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया जाएगा, सो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसको हम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर 15 लाख का मेरा ये डिसकंटिन्यू हो गया। तो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका इनकम स्टेटमेंट को देखने के बाद उसको पता चल जाएगा कि कंपनी का एक बिजनेस क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि टोटल इनकम = कंटिन्यू प्लस डिसकंटिन्यू। और डिसकंटिन्यू हर चीज को नहीं बोलते, डिसकंटिन्यू के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इज ऑलवेज कंपोनेंट ऑफ ए बिजनेस, सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस। सर अगर मान के चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर मान के चलिए हम एक सिंगल एसेट्स हैं, मान के चलिए इस गोल्फ क्रिकेट क्लब के कुछ एसेट्स को हम सोल्ड आउट कर देते हैं, तो सोल्ड अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कर दिया, तो अगर क्रिकेट क्लब के एक एसेट्स को हमने ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड आउट कर दिया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि हमने क्रिकेट क्लब को डिसकंटिन्यू कर, हमने तो केवल एक सिंगल एसेट्स को बेचा है। तो जब तक आप ग्रुप ऑफ एसेट्स को नहीं बेचते, ग्रुप ऑफ एसेट्स, इंडिविजुअली नहीं, ग्रुप ऑफ एसेट्स,
अगर आपने ग्रुप ऑफ एसेट्स को सोल्ड करा है तभी उससे रिलेटेड इनकम और लॉस, गेन और लॉस, गेन एंड लॉस जो हैं वो किस में आएंगे, इनकम फ्रॉम डिस्कंटिन्यू। सिंगल एसेट्स को बेचना इट्स अ कंटिन्यू ऑपरेशन, और ग्रुप ऑफ एसेट्स को या किसी सेगमेंट लाइन को, देखिए मैंने यहां पे क्या किया है, एक सेगमेंट, एक प्रोडक्ट लाइन, एक सेगमेंट ऑफ बिजनेस को ही बंद करने का डिसीजन ले लिया। तो 2020 में मैंने, बिकॉज अभी बंद नहीं किया है, अभी मैंने केवल डिसीजन लिया है बंद करने का। सो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आपने उस बिजनेस को बंद नहीं किया है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट्स आएंगे आप उसको कहां दिखाएंगे, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में। इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में क्या है, आपको दिखाना है। सो इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू प्लस कंटिन्यू ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्रोफेशन को क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट यहां समझने जा रहा हूं मैं, नेट प्रॉफिट, जिसको कि नेट इनकम के साथ साथ कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है रिटेन अर्निंग। लोगों को यह एक सारी चीजें लगती, तो रिटेन अर्निंग्स और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, रिटेन अर्निंग इज अ करंट ईयर अर्निंग, करंट ईयर अर्निंग्स। तो जब आप करंट ईयर अर्निंग्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। लेकिन करंट ईयर अर्निंग में अगर हम ओपनिंग लास्ट ईयर के प्रीवियस प्रॉफिट, जो प्रीवियसली आपने प्रॉफिट किए हैं, पास्ट प्रॉफिट के लीजिए, ओपनिंग प्रॉफिट के लीजिए, ओपनिंग प्रॉफिट्स जो आपने कमाए हुए हैं, तो ओपनिंग प्रॉफिट प्लस करंट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या कहलाता है आपका, रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग जो है वो जाके आपका इक्विटी का पार्ट बनता है। अभी मैं आपको इक्विटी का पार्ट समझाऊंगा कि इक्विटी का पार्ट कैसे बनता है। तो अभी हमें ये दोनों चीजों में डिफरेंशिएट समझना होगा कि नेट अर्निंग बिलोंग्स टू करंट ईयर और नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू करंट ईयर या नेट अर्निंग, और रिटेन अर्निंग जिसमें कि पास्ट प्रॉफिट्स को भी शामिल किया जाता है। तो करंट प्रॉफिट प्लस पास्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल मिला के क्या कहलाता है, आपका रिटेन अर्निंग कहलाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। अब सर दोनों का डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है, तो ध्यान रखिए, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। और इस रिटेन अर्निंग में हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट का क्या करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे। सो हम इसका एक रिको बनाएंगे जिसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में जो चेंजेस आए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ रिटेन अर्निंग, और इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। मैं क्या बोल रहा हूं अभी आपको धीरे से समझ में आएगा कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अलग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है गाइस, तभी आप डिप्लोमा इन आईएफआरएस को समझ पाएंगे। तो अभी हमने केवल ये समझा कि सर नेट इनकम दो चीजों से मिलकर बनता है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन प्लस इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि सर अभी हमने ये समझी इनकम फ्रॉम, एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको केवल नेट इनकम के बारे में समझाया है, नेट इनकम। अब हम एक और टर्मिनोलॉजी ले रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये भी टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है ना वो दो चीजों से मिलकर बनती है। पहली बनती है नेट इनकम, और सेकंड आपके लिए बिल्कुल नया टर्म होगा, गेस आपको अभी ये चीज क्लियर नहीं होगी, ओसीआई। ओसीआई का मतलब होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो अब ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है, तो क्योंकि ये पूरे एक सिलेबस में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग मैं आपको अभी सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा कि जितने भी अनरियलाइज्ड गेन
और लॉस होते हैं, मैक्सिमम अनरियलाइज गेन। कुछ अनरियलाइज गेन नेट इनकम में सीधे आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम अनरियलाइज गेन और लॉसेस जो होते हैं वो ओसीआई का पार्ट बनते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एज पर आईएफआरएस ही ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी बुक्स में ओपनिंग बैलेंस एक आ रहा पीपी। पीपी का मतलब है प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। आपके पास कोई प्लांट है और उसकी ओपनिंग बैलेंस लेट से 70,000 है। 70,000 आपकी प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट है, और 31 दिसंबर 2020 को आप इसको रीवैल्यूएट करना चाहते हैं 85,000 पे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक रीवैल्यूएशन गेन। ये जो रीवैल्यूएशन गेन है ना गाइस 15,000 का, ये सीधे नेट इनकम में नहीं जाएगा। नेट इनकम में जाने की जगह ये कहाँ जाएगा, ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव, बिकॉज इट इज नॉट एन ए रियलाइज गेन। मुझे बताइए, क्या हमने अभी एसेट्स को बेच दिया? हमने अभी एसेट्स को नहीं बेचा है। सो बिकॉज अभी हमने एसेट्स को नहीं बेचा है, तो जो भी अनरियलाइज गेन है उसको हम सीधे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर? उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ओसीआई में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे गाइस? ओसीआई में। सो ओसीआई में जितने भी रीवैल्यूएशन गेन, अनरियलाइज गेन, जैसे करेंसी फ्लक्चुएशन है, तो सर ओसीआई प्लस नेट इनकम इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो हम ये कह सकते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है नेट इनकम प्लस ओसीआई। और ओसीआई इट्स मैक्सिमम वे में, ये पूरा चैप्टर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मैंने आपको एक अनरियलाइज गेन का एग्जांपल दिया है। नेट इनकम प्लस ओसीआई इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आएंगी। दैट्स व्हाई बिफोर स्टार्टिंग आईएफआरएस करिकुलम, अभी देखिए मैं आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी बताने वाला हूं कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस करना और गाइस एसीसीए का पास करना है, सो आपको बेसिक फंडे आपके क्लियर होने चाहिए, टर्मिनोलॉजीज आपकी क्लियर होना चाहिए, टीचर आपको सामने बैठ के लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, आपके डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो नेट इनकम प्लस ओसीआई इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो कॉम्प्रिहेंसिव, अब सर नेट इनकम किससे मिलके बनती है? तो इसको हमने पढ़ा, कॉन्टिन्यू प्लस डिसकॉन्टिन्यू। तो डिसकॉन्टिन्यू प्लस कॉन्टिन्यू इज इक्वल टू नेट इनकम, और नेट इनकम प्लस ओसीआई इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, इट्स ए पार्ट ऑफ इक्विटी, और इक्विटी के लिए गाइस आपको एक स्टेटमेंट बनाना होगा। उस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सो अब मैं आपको यहां पे कुछ और टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करने वाला हूं। तो हमने अभी समझा सर नेट इनकम के बारे में समझा और रिटेन्ड अर्निंग के बारे में समझा। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो हम बात कर रहे हैं नेट इनकम में, नेट इनकम हमेशा करंट पीरियड की निकाली जाती है। ये हमेशा किसकी होती है? करंट पीरियड। तो एक बात आप ध्यान रखिए, जितने भी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट होंगे, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स, जितने भी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा नेट इनकम में नहीं आते हैं, वो रिटेन्ड अर्निंग्स से एडजस्ट किए जाते हैं। टेक अ एग्जांपल, जैसे मान के चलिए आप 2019 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। 2019 और 2020 ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रेजेंट किए हैं, आपने बैलेंस शीट बनाई है जिसमें आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। कंपैरेटिव का मतलब होता है कि एक साल को, जैसे अगर मान के चलिए मेरा करंट ईयर 2020, तो 2020 के कंपेयर में मैं 2019 दिखा रहा हूँ, 2018 भी दिखा रहा हूँ, 3 साल की बैलेंस शीट प्रेजेंट कर रहा हूँ, 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जितने भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मोर देन 1 ईयर होते हैं। तो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट मतलब अगर मैं 2020 का नेट इनकम निकाल रहा हूँ, तो अगर मान के चलिए 2019 में मुझसे कोई मिस्टेक हो गई थी, जैसे मिस्टेक कैसे सर, मैं ना डेप्रीशिएशन क्लेम कर रहा था, डेप्रीशिएशन लेट से मेरी बुक्स में 50,000 आना था, लेकिन बाई मिस्टेक मैं अपनी इनकम में एक जीरो कम लगा दिया। तो क्या हुआ होगा, 45,000 से मेरा 2019 का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा।
तो 2019 का मेरा प्रॉफिट इंक्रीज है, तो क्या मैं 2020 के प्रॉफिट को कम कर दूं? नहीं, मैं क्या करूंगा, जो 2020 में मैंने ओपनिंग रिटेन अर्निंग बताई है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग, मैं इस 45,000 को बिगनिंग रिटेन अर्निंग से गाइस क्या करने वाला हूं, एडजस्ट करने वाला हूं। मैं ओपनिंग रिटेन अर्निंग को माइनस कर दूंगा। लेट से मेरी ओपनिंग अर्निंग थी 8,50,000, तो मैं सीधे यहां पे 45,000 माइनस कर दूंगा। और जो करंट ईयर में मान के चलो मैंने इनकम दिखाई है, मैं करंट ईयर में उसका एडजस्टमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि इट इज नॉट परटेन टू 2020, इट्स परटेन टू, इट्स रिलेवेंट टू 2019। तो जितने भी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स होते हैं वो हमेशा नेट इनकम से दिए जाते हैं। तो नेट इनकम में हमेशा करंट ईयर के फिगर आएंगे, प्रीवियस फिगर को हम हमेशा किससे एडजस्ट करते, रिटेन अर्निंग से एडजस्ट करते। तो जब आपको इनकम स्टेटमेंट में देखिए, जब एसीसी में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अगर वो करंट ईयर का प्रॉफिट पूछ रहे हैं तो आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में पास्ट एडजस्टमेंट को नहीं देना है। पास्ट एडजस्टमेंट जितने भी होंगे गाइस वो कहां से एडजस्ट किए जाएंगे, रिटेन अर्निंग। तो हमने अभी इस छोटे से लेक्चर में देखिए गाइस कितना डिटेल अंडरस्टैंड किया है कि नेट इनकम कंप्राइजेस टू थिंग्स, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन। और इनकम फ्रॉम कंटिन्यू प्लस डिसकंटिन्यू इज इक्वल टू नेट इनकम। और नेट इनकम में जब ओसीआई आप जोड़ देते हैं, नेट इनकम में क्या जोड़ देते हैं, ओसीआई आप जोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और नेट इनकम इट्स अ करंट ईयर इनकम। ऐसे ही ओसीआई के साथ एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, यहां मैं इसको दूसरा कलर में लिख देता हूं, एओसीआई। तो एओसीआई का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या होता है, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो जो ओपनिंग ओसीआई है, ओपनिंग ओसीआई में अगर हम करंट ईयर की ओसीआई जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलाकर क्या बनेगा हमारा रिटेन, ये मिलेगा एक्यूमुलेटेड ओसीआई, एओसीआई प्लस रिटेन अर्निंग, जो मिलकर कहां चले जाते हैं, इक्विटी का पार्ट। सो गाइस अब हम एक और चीज, जैसे बार बार मैं यहां पे बोल रहा हूं इक्विटी, सो एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी में आपको और समझाने जा रहा हूं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको पहले से पता होनी चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं। तो देखिए इक्विटी में क्या क्या चीज आती है, इक्विटी में यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोल रहे हैं। सो शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो इंटरनेशनली इसको कॉमन स्टॉक बोला जाता है, जो इक्विटी शेयर है उसको आप क्या बोलेंगे, कॉमन स्टॉक। इक्विटी शेयर को क्या बोलते हैं, कॉमन। और एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर। तो स्टॉक में हमने 2 चीजें, तो इक्विटी में कॉमन स्टॉक भी आएंगे और प्रेफरेंस शेयर भी आएंगे। और एक आता है एडिशनल पेड इन कैपिटल। एडिशनल पेड इन कैपिटल का मतलब होता है कि जब आप पार वैल्यू से ज्यादा, पार वैल्यू से एक्सेस प्राइस ले रहे हैं, पार वैल्यू से एक्सेस प्राइस पर आप शेयर इशू कर रहे हैं, जिसको कि इंडिया में आप क्या बोलते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम। सर इसका भी एग्जांपल चलिए समझते हैं। एग्जांपल बिल्कुल, सो हम बात करें, मान के चलिए आपने ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू करना है। लेट से आप शेयर इशू कर रहे हैं 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, और उसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो पार वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू कह लीजिए, पार वैल्यू कह लीजिए, सपोज दैट वो 1 रुपीज़ है, लेकिन आप इसको इशू कितने में कर रहे हैं, इशू लेट से आपने इसको जो इशू है वो 15 में किया, तो आप जनरल एंट्री क्या करेंगे पता है, इस जो 14 आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, 14 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, ये 14 क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको आप 11-12 में जब अपनी अकाउंटिंग करते थे तब आप इसको क्या बोलते थे, तब आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते थे। तो आईएफआरएस इसको एडिशनल पेड इन कैपिटल के नाम से जानता है। तो एडिशनल पेड इन कैपिटल की एंट्री क्या होगी, सर बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपको बैलेंस शीट में अगर एडिशनल पेड इन कैपिटल देखने को मिल रही है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम जैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है शेयर के ऊपर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 15, ये हो गया 3 लाख। उसके बाद टू शेयर कैपिटल की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कॉमन स्टॉक, क्या लिखेंगे, कॉमन स्टॉक, और 2 एडिशनल पेड इन कैपिटल। यूएस गैप भी यही टर्मिनोलॉजीज यूज करता है, एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो कॉमन स्टॉक पार के हिसाब से 20,000 हो गया, और बाकी 14 इंटू 20,000 2,80,000। तो एडिशनल पेड इन कैपिटल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ
इक्विटी। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं। सो इक्विटी कॉम्प्राइसेस कॉमन स्टॉक, ठीक है सर। दूसरा आपका आ गया एडिशनल पेड इन कैपिटल, यस सर समझ गए। तीसरा आपका आ गया रिटेन अर्निंग, टू रिटेन अर्निंग्स। चौथा आपका आ गया ओसीआई, ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और एक पांचवी चीज और आएगी कॉमन स्टॉक, पांचवी आएगी ट्रेजरी स्टॉक। कौन सा स्टॉक? ट्रेजरी स्टॉक। तो ट्रेजरी स्टॉक का मतलब होता है कि जब आप अपने शेयर को रीएक्वायर्ड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? रीपरचेस। जब आप अपने ही शेयर को रीपरचेस कर लें, बायबैक जिसको कि आप इंडियन टर्म्स में बोलते हैं, तो इन सबका टोटल क्या होता है? इक्विटी। तो ध्यान रखिए ट्रेजरी स्टॉक जो है इसका बैलेंस डेबिट होगा ना गाइस। जब आपने शेयर इशू किए थे तो क्रेडिट किया था, तो ट्रेजरी स्टॉक क्या करेंगे? जब आप बाय करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे। इसकी भी मेथड होती है, एक मार्केट मेथड होती है और एक कॉस्ट मेथड होती है। तो दोनों मेथड को जब हम ट्रेजरी अकाउंट की अकाउंटिंग समझेंगे तो ये पांच चीजें मिलाकर, ये पांचों चीजें मिलाकर क्या बनती हैं? इक्विटी। और इसका स्टेटमेंट बनाया जाता है ओपनिंग इक्विटी और क्लोजिंग इक्विटी के बीच में जो रिकंसिलेशन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ये रिकंसिलेशन कैसे बनता है ये सारा अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज एक छोटे से इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, अभी आगे और दूसरे सेगमेंट में आपको दूंगा, तो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने कोई ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, लेकिन हमें हमारा एक माइंड मेकअप होना बहुत ज़रूरी है गाइज, कि हमें क्या चीज़ें को पढ़ना है। अगर आप इसको बिल्कुल आसान समझ रहे हैं कि हम तो जाएंगे और एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो नॉलेज तक सीमित रह जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए ACCA के, उससे लाइब्रेरी से क्वेश्चंस दिखाएं। अब मैंने आपके सामने ये BPP का स्टडी मटेरियल ओपन किया है। सो गाइस देखिए कंटेंट, आप देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरा BPP की स्टडी मटेरियल को भी कंसीडर करते हुए हम लोग क्लासेस में सारी चीज़ों को कवर करते हैं। BPP का स्टडी मटेरियल भी आपको दिया गया है ताकि आप, तो ये सारी चीज़ें आपको, तो यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, सारी चीज़ें हमने यहाँ क्या की हैं? कवर की है। तो गाइस मैं लिटरली आपसे यही कहूँगा, क्योंकि ये एक फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने आपको चीज़ों को क्लियर किया, से फर्स्ट पार्ट ऑफ ए फर्स्ट लेक्चर। सो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाना, आप बैलेंस शीट कब बना पाएंगे? जब आपको टर्मिनोलॉजी की, अगर आपको OCI नहीं पता, ये OCI नहीं पता, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं पता, कॉमन स्टॉक नहीं पता, APIC नहीं पता, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप अपनी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से बना लें? तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तभी आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं। एक सेकेंड, मैं 2 मिनट का गैप लेता हूँ, फिर आपसे आगे बढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा एग्ज़ाम समरी को भी समझते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे 3 सेक्शंस को पढ़ना है। तो देखिए आपका जो डिप्लोमा इन IFRS का एग्ज़ाम होगा उसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के मार्क्स आपको क्या मिलेंगे? 2। तो इसके होंगे 30 मार्क्स। तो सेक्शन A होगा। तो MCQ में आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती है, जैसे एडिशनल पेड इन कैपिटल अभी हमने समझा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम समझा, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन समझा। सेक्शन B में ऑब्जेक्टिव टाइप केसेस होंगे, यहाँ पे आपको केस स्टडीज़ गिवन होगी, क्योंकि जो डिप्लोमा इन IFRS ACCA का उसमें केस स्टडीज़ को कवर किया गया, उन क्वेश्चन में उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। सो वहाँ पर, और तीसरा सेक्शन है 2 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जो कि एक बड़ी बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो इसे 3 सेक्शन में मिला के आपकी 50% जो है मार्किंग होगी। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अभी अब जैसे रिटेन अर्निंग्स वर्ड आया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, तभी आप क्या है इनको अच्छे से अंडरस्टैंड। जैसे डेफर टैक्स क्या है, सो मेनी थिंग्स वी विल कवर, क्योंकि अब कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम है, एक्सेल पे एग्जाम आपको देनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है यहाँ पर कवर करनी है। तो ये तो एक पहला लेक्चर है जिसमें हम जब डिटेल सारी स्टडी करने वाले हैं गाइस। सो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको डे 1 से सिंसियर होना पड़ेगा अगर आपको डिप्लोमा इन IFRS पास करना है। सो तभी आप डिप्लोमा इन IFRS को अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। सो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आपको अपनी स्टडी में बिल्कुल रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी,
तभी आप क्या है इस डिप्लोमा इन आईएफआरएस जैसे भारी भरकम सब्जेक्ट और एसीसीए का डिप्लोमा इन आईएफआरएस तभी आप पास कर सकते हैं जब आप अपनी स्टडी में क्या कर रखें, सिंसियरिटी रखें। तो ये 40 मिनट्स का लेक्चर था, 40-45 मिनट्स का। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड वर्जन में भी मिलने वाले हैं और लाइव लेक्चर्स भी हमारे आपको लाइव लेक्चर में सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, क्योंकि पास्ट लाइब्रेरी के क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे गाइस, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप, क्योंकि 50% मार्क्स लेकर आना है। सो आपको जब 50% मार्क्स अचीव करना हो, सो यू हैव टू बी ए वेरी प्रिसाइज। आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो अब हम थोड़ा सा कंटेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, तो आपको एक नोटबुक भी बनानी पड़ेगी जिससे आप हमारे सारे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें और थ्योरेटिकल सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए बुक्स तो बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, लेकिन ये जो नोट्स बन जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम पास करने में, तो आप एक बार इसको ACCA की वेबसाइट से पूरे कंटेंट को डाउनलोड कीजिए और फिर देखिए कि आपको किस लेवल की स्टडी करनी है। और अगर आप सिंसियर स्टडी करना चाहते हैं तो रेगुलर क्लासेस आपको क्लास में रहना ही होगा। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको 20 से 25 दिन के, मतलब 20-25 लेक्चर कहूँगा मैं, 20 to 25 लेक्चर्स जो हैं आपके वो इस तरीके से होंगे कि आप चीज़ क्या कर सकें, डिप्लोमा इन पारिस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अब IFRS में बहुत सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी, वर्किंग प्रोफेशनल्स तो कई बेचारे बच्चों को जनरल एंट्रीज में इश्यूज़ हैं, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अक्रूड इंटरेस्ट, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी हम आपको देंगे जिससे कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या कर सकें, ब्रश अप कर सकें। तो चलिए दूसरे लेक्चर की ओर चलते हैं। अब हम प्रॉपरली इनकम स्टेटमेंट के पूरे फॉर्मेट को समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम आते हैं, लेक्चर 2 में हम इसको क्या करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है। चलिए गाइस, तो हम मूव ऑन करते हैं इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट की ओर।